नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के डिमांड पर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपलोड कर दिया गया था। आज जो है आप लोग देखने वाले इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैक की तरफ से बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहे। तो इस बार भी काफी ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चंस के आने का। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बारीकी से देखते चलिएगा। बशर्ते मैंने आप लोगों से डिमांड किया था कि आप लोग 500 लाइक्स कर दीजिए, लेकिन दुख की बात है कि 300 लाइक भी जो है वीडियोस पे नहीं हो पाया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दिल से कि पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करके अपना जो है प्यार और सपोर्ट दिखाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और लगातार मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके वीडियोस अपलोड करता रहूं। पिछले साल के स्टूडेंट ने काफी सपोर्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है 90+ स्कोर भी किया था। तो इस बार भी अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जो है जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा रहेगा, आप लोग तय मान के रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने वाले हैं और डिटेल के साथ देखने वाले हैं। अगर कोई डायरेक्ट आंसर देखने के लिए आए हैं तो इस चैनल से अभी वो जा सकते हैं, और जिनको समझ के देखना है, वो एग्जाम में लिखना चाहते हैं अच्छे से, तो यहां पे चैनल के साथ बने रहें और आप लोग एक एक बात को नोट करते चलिएगा। तो यहां पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द से, ठीक है। पहला है ओइको यानी एक घर तथा नोमस यानी व्यवस्थित करना से हुई है। इस तरह अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है सीमित उपलब्ध धन के साथ अधिकतम मितव्ययी तरीके से घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों को किस तरह हम उपयोग करें कि हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ये कौन बताता है? आपका इकोनॉमिक्स बताता है। यानी इकोनॉमिक्स जो है चयन का बारे में बताता है, चॉइस के बारे में बताता है, ठीक है। याद रखिएगा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स वाज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइको मींस अ हाउस एंड नोमस टू मैनेज, ठीक है। नोमस का मतलब होता है मैनेज। थस द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन होम मैनेजमेंट वाज लिमिटेड फंड्स अवेलेबल मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए, एक नोट करवाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है क्या कि आप लोग इसका जो है आंसर्स फटाफट से नीचे कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सभी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को जो है चार विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। पहला है धन केंद्रित परिभाषा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि वेल्थ डेफिनेशन यानी धन केंद्रित परिभाषा किनके द्वारा दिया गया था, किस अर्थशास्त्री ने धन केंद्रित परिभाषा दिया है और कौन सा बुक जो है उन्होंने पब्लिश किया था, कब किया था, आप नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन, कल्याण संबंधी परिभाषा किन अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, यानी वेलफेयर डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, नीचे कमेंट करके बताइए, और उनके द्वारा जो है कौन सा बुक पब्लिश किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, दुर्लभता यानी स्केर्सिटी का डेफिनेशन किन अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चौथा क्वेश्चन है ग्रोथ यानी विकास केंद्रित परिभाषा किनके द्वारा दिया गया, इसका भी मैं देखना चाहता हूं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। जिनका करेक्ट होगा उन्हें लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देकर दिखाइए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट जो है कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियोस पसंद आता है तो एक लाइक कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा कि हां सर, हम लोग आगे और भी वीडियोस चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का वर्णन करो, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछा जाता है। तो बेसिकली याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या होती है। अर्थशास्त्र के कितने सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं? 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखेंगे, फिर इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपको एग्जाम में अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में देगा तो बोला जाएगा कि अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय समस्या का बारे में वर्णन करें, तो आप किसी एक के बारे में लिखिएगा। अगर 5 मार्क्स में देगा तो आपको तीनों के बारे में लिखना होगा। तो अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या क्या है, देख लीजिए। पहला है क्या उत्पादन करना है, दूसरा होता है कैसे उत्पादन करना है, और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्या उत्पादन करना है। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में करोड़ों वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, जिसमें यह निर्णय करना पड़ता है किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, विलासिता की वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तु का, उपभोक्ता वस्तु का, अथवा किसी अन्य वस्तु का, ठीक है। आपके पास बहुत सारा होता है। विलासिता वाला मतलब हो गया जैसे आरामदायक, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, टेबल,
ये सारा चीज गाड़ी, ये सारा चीज क्या है, विलासिता वाला वस्तु है, ठीक है। पूंजीगत वस्तु जैसे आपका हो गया सोना, और सोना हो गया, चांदी हो गया, घर हो गया, ठीक है, ये सब आप पूंजी लगाते हैं जिसमें पूंजीगत वस्तुएं होंगी, ठीक है। उपभोक्ता वस्तुएं जिसे आप डेली यूज करते हैं, ठीक है, जैसे चावल, आटा, ये सब क्या है, कपड़ा, ये सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं, हम लोग डेली यूज करने वाले में से है ना, अथवा किसी अन्य वस्तु का, ठीक है। तो हमको डिसीजन करना पड़ता है सबसे पहले कि हम जब बिजनेस बैठाने जा रहे हैं तो क्या चीज का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, क्या चीज का उत्पादन करना चाहते हैं। यही है सबसे पहला हमारा केंद्रीय समस्या। यह निर्णय लेने के बाद भी क्या उत्पादन करना है, यह भी निर्णय लेना होता है कि कितना उत्पादन करना है, हम किस जगह फैक्ट्री को लगा रहे हैं, किस जगह हम व्यापार करने जा रहे हैं, जहां पे हमको कितना मात्रा में उत्पादन करना है, यह भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, जो दूसरा केंद्रीय समस्या है। दूसरा केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन करना, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगला चयन जो होता है उत्पादन की तकनीक का होता है। आपने डिसीजन कर लिया, आपने निर्णय ले लिया कि आपको जो है यहाँ पे साबुन का दुकान लगाना है, ठीक है, साबुन बनाना है आपको, ठीक है। लेकिन आप साबुन बनाइएगा तो आपको तो मशीन्स चाहिए होगा, केमिकल चाहिए होगा, तो कहाँ से लाइएगा, तो ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना। आप डिसाइड कर लिए कि इतना सारा व्यापार थे, उसमें से किसी एक व्यापार हम साबुन का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या, अगला चयन उत्पादन की तकनीक का होता है, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि किस वस्तु का उत्पादन के लिए साधनों को कैसे संयोजित किया जाए। आप जिससे सामान बनाएंगे वो कहां से आप संयोजित कीजिएगा, किसी विशेष साधन की उपलब्धता के आधार पर जो है एक अर्थव्यवस्था को श्रम प्रधान यानी आप लेबर लेके भी काम कर सकते हैं, या पूंजी प्रधान यानी मशीन लेके भी आप काम कर सकते हैं। उनके बीच ही आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसा एरिया पे जाते हैं जहां पे आपको जो है कम पैसे में जो है श्रमिक मिल जाते हैं, तो आप वहां पे श्रम प्रधान काम कीजिएगा। अगर ऐसा एरिया पे जाता है जहां पे आपको लेबर मिलता ही नहीं हो, श्रमिक मिलता ही नहीं हो, तो वहां पे आपको मशीन से काम निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी हो जाएगा पूंजी प्रधान। तो आपको इन दोनों के मध्य जो है चयन करना पड़ेगा। तो कैसे उत्पादन करना जो है उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो है क्या कि अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान के मध्य, तकनीकी के मध्य आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है किसके लिए उत्पादन करना है, ठीक है। तो देखिए किसके लिए उत्पादन, आप सामान डिसाइड कर लिए, साबुन बनाना है, आपका मशीन लगा लिए, लोगों को बुला लिए, काम पे लगा दिए, लेकिन आपको यह भी सोचना है ना कि हम जो सामान बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, सामान मेरा कौन खरीदेगा, यह भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किन वस्तु का उपभोग करना है, उपभोग किसके द्वारा होना है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय साधन स्वामियों को जो है बीच इस सामान को हम कैसे वितरित करें, कैसे पहुंचाए लोगों तक, यह भी डिपेंड करता है। तो ये 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये अगर तीनों लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। तो सभी केंद्रीय समस्याओं का कारण ही क्या है दोस्तों, कि सभी मुख्य केंद्रीय समस्याओं का कारण एक और एक मात्र है, संसाधनों की दुर्लभता और उसका वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को हेल्प किया जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी जो है दिया गया है, आप लोग वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग को हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो मैंने हिंदी में बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमीज आर फॉलोज। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, एन इकोनॉमी हैज मिलियंस ऑफ कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, इट हैज टू डिसाइड वेदर द प्रोड्यूस इज लग्जरी गुड्स, वेज गुड्स, और इट मे बी हैव डिसाइडेड बिटवीन द कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हैविंग डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद था हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये क्या मैंने बताया था, ये जो होता है द नेक्स्ट चॉइस इज चॉइस ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या चुनना पड़ता है, द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज चूज बिटवीन लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक के जो है आपको उसके बिटवीन जो है चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स शुड बी consumed by whom depends how national product distributed among the people factors honors, ठीक है। और ये सभी जो जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो अराइज किसके वजह से होता है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस के कारण, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 3 लिंक दिया गया, आप लोग जाके तीनों में हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो है आपका इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया, वहां जाके आप लोग
कुछ भी दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर जाइएगा आप लोग, टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम में आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको वहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा इस नाम को, आपको मिल जाएगा। चलिए, ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। जो मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में बार बार आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप लोग एक एक चीज को नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूछा क्या गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए, इसको मैंने जो है ऑब्जेक्टिव जब वीडियो बता रहा था उसी में स्पष्ट करके बताया था। यहाँ पे आप लोगों का डिमांड था कि सब्जेक्टिव में लाके आप बता दीजिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया था, कौन कौन से स्टूडेंट्स ध्यान से सुने हैं मैं देखना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है व्यष्टि और समष्टि को बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को जो है 2 ब्रांचेस में बांटने का जो है योगदान किनका था, कौन अर्थशास्त्री है जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जो है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए वो कौन अर्थशास्त्री है जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना सारे स्टूडेंट्स जो है ध्यान से वीडियो को सुने हैं। तो पहला हम लोग लिखने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यक्तिगत के बारे में बात करता है, तो यह एक व्यक्तिगत इकाई है, जैसे वस्तुओं की कीमत का निर्धारण, उपभोक्ता, उत्पादक, फार्म के व्यवहार आदि का इसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक अथवा फार्म के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी व्यक्तियों के जो सिंगल प्रोडक्शन है उसका हम लोग बात करते हैं, किसमें, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। व्यक्तिगत किसका किसका याद रखिएगा, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक अथवा फार्म के व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं, किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखिए समष्टि, स से समष्टि, स से समग्र हम बात किए थे ना, ठीक है। तो समग्र इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें समूची अर्थव्यवस्था का, टोटल हम इकोनॉमी का बात करेंगे। तो जैसे इसमें आ जाएगा क्या, कुल उपभोग, राष्ट्रीय कुल रोजगार आएगा, राष्ट्रीय आएगा, सामान्य कीमत आएगा, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल आएगा, ये सब टोटल हम बात करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट का बात करते हैं इसमें, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। माइक्रो के बारे में पहले बात की हम लोग, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ऑफ फार्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइस थ्योरी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज स्टडीज द इकोनॉमी होल एंड एग्रीगेट सच टोटल कंजम्पशन, टोटल इंप्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहाँ पे मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, नोट कर लीजिएगा, रैगनर फ्रीस ने 1933 में पहली बार आर्थिक सिद्धांत को 2 शाखाओं में जो है बांटा था। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को दर्शाने के लिए उन्होंने व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, रैगनर फ्रीस ने। कब किया था, 1933 में किया था। रैगनर फ्रीस कॉनाइड द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन 1933 डिनोट 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो करके मुझे अपने सवालों को पूछ सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत होगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।